नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में लाने का प्रयास किए हैं। साथियों, बात करें बिहार पॉलिटेक्निक में अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा अगर नंबर आपको दे सकता है तो वो है एक लाइट चैप्टर और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। मतलब यह जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। अगर वीडियो देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में लाने का पूरा प्रयास किए हैं, क्योंकि यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको बता दें यह कुल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 70 से लेकर 75 के आसपास समथिंग ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्या है कि नंबर अचीवमेंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए तो आज थोड़ा समय ही लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कंसेप्ट के समझ के साथ साथ चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए प्रिया कुमारी के दिया हुई बात आपसे बता दें कि प्रिया कुमारी ने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। वो बोल रही थी कि 15 दिन उससे 2021 में वो मात्र 15 दिन तैयारी की थी। वो फिजिक्स मोस्ट वीवीआई चैप्टर जो था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, वो मोस्ट वीवीआई चैप्टर जैसे कार्बन बात करें केमिस्ट्री का था कार्बन, मेटल, एसिड एंड बेस, यह सभी जो चैप्टर है। फिर इधर फिजिक्स में लाइट चैप्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, ये सभी जो वीवीआई चैप्टर है उसी सभी का कंसेप्ट प्रिया कुमारी ने की थी। और उसके साथ यह तैयारी लगातार 15 दिन की बोल रही थी। 2 से 3 घंटा उसने बताया था कि 2 से 3 घंटा की पढ़ाई कर रही थी। और वो जीपी वैशाली में अभी वो दाखिला ले चुकी है, ठीक है ना। तो यह सभी आपको भी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप 2 महीना पहले 1 महीना क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, अभी क्या पढ़ रहे हैं ये अभी मतलब है। देखिए अभी हम आपको एक गोल्डन टिप बता दें कि अभी से जितने भी दिन बच्चे हुए हैं अभी से आप लाइव क्लास करना छोड़ दें। क्योंकि लाइव क्लास में होता क्या है कि लाइव क्लास में बच्चे पढ़ते बहुत कम है। लाइव क्लास में बच्चे बहुत ही कम पढ़ते, क्योंकि 30 प्रश्न 40 प्रश्न सॉल्व करते में 2 घंटे के आसपास समथिंग टाइम लग जाता है। मैं टीचर हूँ और भी टीचर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हम खुद अपना पर्सनालिटी बताएं कि लाइव में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे का जो कमेंट किया जाता है उसका रिप्लाई करना, इमोशन से जुड़ना, बहुत तरह के बातें उसमें करना पड़ता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लाइव क्लास को छोड़ दें और लाइव जैसे ही ख़त्म हो जाए उसके बाद उस वीडियो को देखें। उसमें होगा क्या कि रिकॉर्डेड वीडियो को आप देखिएगा तो उसमें भगाने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप मोस्ट वीवीआई पॉइंट को पकड़ के आप पढ़िएगा और कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास समय कम है। मान लीजिए आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 30 क्वेश्चन को आप देखना है तो 30 क्वेश्चन को मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगना चाहिए, जबकि आपको एक लाइव क्लास में आपको 2 घंटा आपका ले लेगा, मतलब 120 मिनट ले लेगा। समझ रहे हैं। अभी जो 8 दिन 9 दिन जो समय है, 7 दिन 6 दिन जो समय है, उसमें एक बच्चा का मान लीजिए अगर 2 घंटा आपका ले रहा है तो कितना ज़्यादा समय अभी के समय में, अभी 8 दिन 7 दिन जो अभी कितना समय एक छात्र का कीमती है वो सिर्फ वो छात्र ही जान सकता है। कोई टीचर जरूर जानता है, बट वो सिर्फ छात्र ही जान सकता है अभी उसके साथ क्या गुजर रहा है इसे, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है उसको भी आज देखना है, तो थोड़ा स्पीड में ही रहेंगे, चलिए ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि ताप दीप्त लैंप के अंदर होता है ए निर्वात, बी वायु भरी, या सी निष्क्रिय गैस भरी, या सी डी हाइड्रोजन गैस भरी। तो देखिए ताप दीप्त लैंप किसको कहते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइट का जो बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसी को हम तापदीप लैंप कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो उसके अंदर जो गैस भरी रहती है वो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस की खासियत यह है कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। निष्क्रिय गैस में खासियत यह है कि उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, इसलिए उसमें जो गैसें भरी होती है वो निष्क्रिय गैस भरी होती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 की बात करें कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। आप सभी साथियों आपके घर में जब मीटर में यूज़ होता है तो आप सभी जानते हैं कि उसमें लिखा रहता है 1 किलोवाट घंटा लिखा रहता है, ना कि 1 यूनिट लिखा होता है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार इसे रट्टे मारे होंगे, काफ़ी बार पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं किसके, 1 यूनिट के, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसे,
चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। यह भी बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी बार बार इस एग्जाम को यह प्रश्न को रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वाट। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वाट। वो होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऊर्जा होता है, ऊर्जा का एनर्जी का ऐसा यूनिट हो जाता है जूल। ठीक है ना, किलोवाट का तो जानते हैं, किलोवाट घंटा का मतलब यूनिट जो हो जाता है इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, अब अगली प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है कि कोई आर प्रतिरोध के चालक से आई धारा टी से तक प्रभावित हो तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। बोल रहा है कि आर प्रतिरोध के चालक से आई धारा टी से तक प्रभावित हो रहा है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ए आई स्क्वायर आर टी, या बी आई आर स्क्वायर आर टी, या सी आई आर स्क्वायर, या डी आई स्क्वायर आर। देखिए आर प्रतिरोध के चालक से आई धारा से टी प्रभावित हो रहा है तो उत्पन्न ऊष्मा, मतलब आपसे क्यों पूछ रहा है तो क्यों बराबर जो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 5 पूछ रहा है कि विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है, क्यों? आपसे पूछ रहा है कि विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है, क्यों? तो देखिए ए प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक होते हैं इसलिए, या बी कुंडली सस्ती होती है, या सी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों कम होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है क्योंकि विद्युत जो हीटर जो होती है ना, मान लीजिए यह इस टाइप का हीटर है, तो हीटर में जो है कुंडली इस नाइक्रोम की तार की इसलिए बनी होती है क्योंकि उसमें हीट जो है ऊष्मा बहुत ही ज़्यादा जल्दी देती है, हाई डेंसिटी में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इससे होता क्या है कि नाइक्रोम ज़्यादा उत्पन्न करती है ऊष्मा, हीट ऊष्मा ज़्यादा यूज़ करती है, तो उसमें जो है कि प्रतिरोधक और गलनांक दोनों अधिक होने लगती है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब सवाल नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ए ऊष्मा, बी आकर्षण, या सी चालक पर बल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न जो करेगी वो चालक के बल पर करेगी। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है साथियों, यह सभी जो प्रश्न है यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, और आपके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए ज़्यादा बकवास ना करके सिर्फ पॉइंट ऑफ पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इतना फास्ट आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये कौन सा वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, यह प्रमाणित कौन वैज्ञानिक किया था? देखिए विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए हमारा जो हाथ है, मान लीजिए इस तरह का हाथ है, इसमें यह अंगूठा मान लीजिए और ये 4 उंगली है, यह 4 उंगली यहाँ पर है। तो देखिए ऑस्ट्रेट का नियम बता रहा है कि ऑस्ट्रेट का जो नियम है वो बता रहा है कि अगर दाएं हाथ की मुट्ठी ठीक है ना, दाएं हाथ की मुट्ठी की धारा की दिशा में, दाएं हाथ की मुट्ठी धारे की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर 4 उंगलियां हो तो वो जो है ऑस्ट्रेट की नियम यह दर्शाती है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करना है। ए फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम दर्शाती है, या बी ओम के नियम दर्शाती है, या सी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम दर्शाती है, या डी फैराडे का प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पर वो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन ज्ञात करता है। यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करे। ठीक है ना, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका सेम यही ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको भी सेम होगा कि चुंबकीय क्षेत्र है वो अंगूठा की ओर हो, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा की ओर हो, और विद्युत धारा जो है वो उंगली पर हो, विद्युत धारा जो है वो उंगली की दिशा दर्शाता हो, तो वो जो है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को दर्शाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर अंगूठा हो और 4 उंगलियां
चारों उंगली क्षेत्र की यानी कि विद्युत धारा की ओर दर्शाता हो तो वो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को दर्शाता है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपको कर रहा है कि दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है तो एक दूसरे को करती है क्या। कह रहा है कि दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है तो एक दूसरे में करती है क्या। ए प्रतिकर्षित, बी उदासीन, या सी अपरिभावित, या डी आकर्षित। कह रहा है दो समांतर, मान लीजिए ये समांतर यह समांतर तार है। ठीक है, इसमें विद्युत धारा विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, एक धारा इस तरफ बढ़ रहा है, एक धारा इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यह एक दूसरे को क्या करती है। मान लीजिए इसका ए, या बी, ये सी और डी यह धारा है तो यह इधर से जा रही है और यह इधर से फिर इधर से यह लौट रही है, इधर से ये जा रही है, इधर से ये लौट रही है, तो यह कर रही है प्रतिकर्षित। तो सवाल नंबर 9 का जो वो होगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10, जब दो समानांतर तारों से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक होती है तो दोनों तार करते हैं। कह रहा है कि जब दो समानांतर तार, यह एक तार है और एक तार है, इसका मान ए, यह बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों तारों से प्रभावित होने वाली धाराएं की दिशा एक हो। यहाँ जो धारा है दिशा वो एक है, समान है, नॉन इक्वलिटी है। तो दोनों तार क्या कर रही है, देखिए यहाँ से यह जा रही है धारा और यहाँ से भी, यहाँ से आकर फिर इसमें भी जा रही है, यहाँ से आकर फिर इसमें जा रही है। तो ये जो है एक दूसरे को, यह जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। ये इधर से आकर इधर मिल रही है तो वो आकर्षित कर रही है। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। चलिए आप सभी बताइए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनता है। आप सभी जानते हैं और बिहार बोर्ड में बार बार आपको रिपीट भी कराया गया है कि एक कूलम्ब आवेश, आप रट्टा भी मार चुके हैं कि एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनता है। तो वो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा बनता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 14 कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एक कूलम्ब आवेश प्रति सेकंड प्रभावित होती है। तो चालक से प्रभावित धारा होगी, आपसे धारा पूछ रही है तो वो क्या होगी, ए 0 होगी, या बी 1 एम्पियर होगी, या सी 10 एम्पियर होगी, या डी 5 एम्पियर होगी। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एक आवेश प्रति सेकंड प्रभावित हो रहा है तो उसमें चालक से प्रभावित धारा होगी। तो धारा जो होती है वो I बराबर होगा, वो होगा Q/T होगा। ठीक है, तो Q जो दिया गया है वो दिया गया है 1 और हम समय जो मान लेते हैं वो उसको मान लेते हैं 1। ठीक है, तो Q का मान दिया हुआ है, मतलब आवेश जो दिया हुआ है, आपका कूलम्ब जो दिया हुआ है वो है 1 और आपका समय जो है वो मान लेंगे 1। तो वो जो होगा ये आप सभी जानते हैं कि बटा के नीचे जो 1 होता है उसका मान वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 एम्पियर। उम्मीद करते हैं कि यह आपको ट्रिक ना समझ में आएगा, फिर से हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, प्रयास करते हैं इस बार बढ़िया से। देखिए कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एक कूलम्ब आवेश प्रति सेकंड, मतलब हर बार जो है ना प्रभावित हो रहा है। तो मान लीजिए प्रति सेकंड बराबर S बराबर 1 है। ठीक है, तो चालक से प्रभावित धारा होगी। तो यहाँ पर जो कूलम्ब जो है, एक कूलम्ब जो बराबर है वो है A और धारा I पूछ रहा है। तो I बराबर जो होता है ना Q/T होता है, Q/T। तो कूलम्ब जो है वो है 1 और समय जो है वो है 1। तो 1/1 का जो मान होता है वो होता है 1 एम्पियर। ठीक है, तो नीचे बटा का जो मान है वो नहीं पकड़ा जाता है, तो वो जो है उसका मान जो हो जाएगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह ट्रिक आप समझ में आया होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको,
सवाल नंबर 15 कह रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध पासर बंद है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ए 1 ओम, बी 2 ओम, या सी 4 ओम, या डी 16 ओम। देखिए यहाँ कह रहा है कि पासर बंद कहता है कि एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को काटने की क्रिया को ही हम पासर बंद कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 4 ओम दिया गया है, ठीक है, 4 ओम दिया गया है, 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम और यहाँ पर भी 4 ओम दिया गया है, ठीक है। और समतुल्य, सभी को समतुल्य प्रतिरोध होगा तो उसको पासर बंद करा है कि काटने की क्रिया को हम ही पासर बंद कहते हैं। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितने ओम होंगे, तो वो जो ओम होंगे ओमों की संख्या 1 होगी। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब सवाल नंबर 16 जो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समूह अर्धचालक पदार्थ है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समूह अर्धचालक है, मतलब वो पूर्ण चालक नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, विभवांतर मापक यंत्र है। आप सभी जानते हैं कि विभवांतर मापक जो यंत्र है वो वोल्ट मापी है, क्योंकि आपने भी इसको कितने बार रट्टा मारे होंगे इसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। आप सभी जानते हैं और इसे भी लगातार आप लोगों ने रट्टा मार चुका है कि रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है, वो ओम होता है। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 19 कर रहा है कि आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को आप क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आवेश प्रवाह के समय दर को हम धारा कहते हैं। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धारा मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं, चलिए आपको बताना है। ए अमापी, या बी वोल्ट मापी, या सी गैल्वेनो मापी, या डी वाना मापी। तो आप सभी जानते हैं कि धारा मापने के यंत्र को अमापी यंत्र कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सवाल नंबर 21 की एक चालक का प्रतिरोध 200 है तो इसके 110 वोल्ट से स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें धारा प्रभावित होगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 200 है तो इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें धारा प्रभावित होगी। प्रश्न से डरना नहीं है, प्रश्न में ही आंसर छुपा रहता है, ठीक है ना। तो ए 0.5 एम्पियर, या बी 1.5 एम्पियर, या सी 1 एम्पियर, या डी 2 एम्पियर। तो देखिए पहले हमको समझ लेना है। तो एक चालक का प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है, तो एक चालक का प्रतिरोध बना लेते हैं हम लोग। एक चालक का प्रतिरोध हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, वो है R बराबर 200, ठीक है। और वोल्ट जो है यह परिपथ है, तो परिपथ है 110 वोल्ट ना, सॉरी यहाँ पर है एक कुंजी, तो यह जो है वोल्ट जो है 110 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है धारा, ये जो धारा है ये पूछ रहा है कि यह धारा क्या होगी। आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर धारा क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं कि I बराबर V/R होता है, I बराबर V/R होता है, ठीक है ना, वोल्ट बटे रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो है आपका वोल्ट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 110/200, 110/200। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है वो 200 है, और वोल्ट जो है आपका 110 है। तो एक 0 से एक 0 काट लेते हैं, और 11/20 को अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो वो आएगा हमको काट करने पर वो आएगा 0.55, ठीक है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कूलम्ब बराबर होता है। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक कूलम्ब बराबर होता है किसके, वो होते हैं एम्पियर गुने 1 सेकेंड के बराबर होते हैं। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सवाल नंबर 22 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर प्रति कूलम्ब। अब सवाल नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा होते हैं। कह रहा है कि किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा होती है। तो मान लीजिए किसी भी चालक मतलब किसी भी करंट को हम किस में प्रभाव कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से ही हम प्रभाव कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 23 पूछ रहा है किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से ही प्रभाव हम कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ठोस पदार्थ धातुओं से
धारा का प्रभाव होता है। कह रहा है कि ठोस पदार्थ धातुओं से धारा का प्रभाव होता है। ए प्रोटॉन के गतिशील होने के कारण, या बी इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने के कारण, या सी धनायन तथा ऋणायन के गतिशील होने के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं थे। देखिए, ठोस पदार्थ से धारा अगर प्रभाव करना है, सॉलिड पदार्थ से अगर किसी भी करंट को अगर प्रभाव करना है तो उसके इलेक्ट्रॉन, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की शक्ति है उसको ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो इलेक्ट्रॉन के गतिशील को हम बढ़ाएंगे ना तो ठोस पदार्थ में आसानी से धारा प्रभाव हो जाएगा। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 25 कि सरल सेल में धन ध्रुव होता है। कह रहा है कि मान लीजिए एक नॉर्मल जो सेल है, एक नॉर्मल सेल है उसमें धन ध्रुव में क्या होगा। तो देखिए, इस पार्ट को ना हम तांबे द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना, तांबे द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सरल सेल में धन ध्रुव जो होता है वो तांबे का होता है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सरल सेल में घोल होता है। देखिए, मान लीजिए एक नॉर्मल सेल में घोल होता है, किस चीज़ का घोल होता है। आपसे पूछ रहा है कि एक नॉर्मल बैटरी में घोल किस चीज़ का होता है। तो आप सभी जानते हैं कि तनुगंध कमल का ये घोल हम डालते हैं एक नॉर्मल एक बैटरी में। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि शुष्क सेल में मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कार्य करता है। सेल में किस प्रकार कार्य करता है शुष्क सेल में। ए विद्युत वाहक बल बढ़ने लगता है, या बी आंतरिक प्रतिरोध कम करने लगता है, या सी स्थानीय क्रिया खत्म कर देता है, या डी उसके ध्रुवन बचाने के लिए कार्य किया जाता है। तो देखिए, शुष्क सेल में मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कार्य करता है उसके ध्रुवन बचाने के कार्य में। सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि में प्रयोग होता है। ए सरल सेल, या बी शुष्क सेल, या सी लेंकलांसी सेल, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि टॉर्च, ट्रांजिस्टर जो आदि में प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का सेल रहता है। एक नॉर्मल सेल रहता है, या लिक्विड वाला सेल रहता है, या शुष्क सेल रहता है, या इनमें से कोई नहीं। थे देखिए, टॉर्च आप यूज किए होंगे, आप सभी टॉर्च यूज किए होंगे। वो जो टॉर्च होता है, वो सभी जो टॉर्च होते हैं उसमें जो बैटरी यूज होते हैं वो बैटरी यूज होते हैं शुष्क सेल, मतलब वो पैकेट टाइप का वो बैटरी होते हैं। ठीक है ना, तो वो शुष्क सेल उपयोग होते हैं। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, टॉर्च के सेलों का समूह होता है। टॉर्च का सेलों का समूह किस प्रकार होता है। ए समांतर क्रम में, या बी श्रेणी क्रम में, या सी मिश्रित क्रम में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, टॉर्च का जो क्रम होता है, मान लीजिए ए, ये बी रहता है, ये सी रहता है, ये डी रहता है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर फिर माइनस, यहाँ पर प्लस। इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। इस प्रकार से वो श्रेणी क्रम में टॉर्च का सेल जुड़ा रहता है। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सवाल नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि सेलों के श्रेणी क्रम समूह में परमाणु विद्युत वाहक बल होते हैं। देखिए, सेलों के श्रेणी क्रम में मान लीजिए अगर इस प्रकार से अगर आपका श्रेणी क्रम में जा रहा है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस है, तो यह समूह में परिमाणी विद्युत वाहक बल जो होंगे वो बढ़ते रहेंगे, इसमें बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न बता रहा है अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 31 आपसे पूछ रहा है कि सेलों के समानांतर क्रम समूह में परिमाणी आंतरिक प्रतिरोध होता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सेल के समानांतर, मान लीजिए इस प्रकार का आपसे एक क्रम है, समूह है। ठीक है ना, तो इसके परिमाणी आंतरिक प्रतिरोध होगा। ए घटता जाएगा, या बी बढ़ता जाएगा, या सी कभी घटेगा या कभी बढ़ेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मान लीजिए एक सेल है समांतर क्रम में, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है। तो इसका किस तरह का परिमाणी होगा। तो देखिए, यहाँ से ही चालू होता है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से चालू होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यह जो है वो घटेगा ही, मतलब इसका जो है बहुत तो है, सेल बहुत है, मगर यहाँ सेल जो है समांतर में है, तो मतलब यह बढ़ नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ पर आने के बाद खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्यूज तार का उपयोग होता है ए विद्युत यंत्रों को जलने से बचाने के लिए, या बी विद्युत परिपथ जोड़ने के लिए, या सी धारों को नियंत्रित करने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी जानते हैं और आपके घर में यह फ्यूज लगाए जाते हैं। फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि आपके मोटर न जलें, क्योंकि आपके बिजली के बल्ब ना उड़े, क्योंकि आपके जो पंखे होते हैं वो ना जले, आपके टीवी ना जले, इसलिए फ्यूज का उपयोग हम करते हैं। क्योंकि विद्युत यंत्रों को जलने से बचाने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 32 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी परिपथ से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊपर होती है। देखिए कह रहा है कि किसी परिपथ से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड तुरंत चेंजिंग हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तुरंत उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार उत्पन्न हो रहा है। तो वो होगी धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती होंगे। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि धारा किसी विद्युत परिपथ में एकाएक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो निम्नलिखित में किसके मापक होते हैं। सवाल नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा? ए विद्युत धारा, या बी विभवांतर, या सी प्रतिरोध, या डी शक्ति। चलिए आप सभी को बताना है कि यह प्रश्न का आंसर क्या होगा। किसी विद्युत परिपथ में एकाएक धनात्मक आवेश दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आप सभी को बताना है। देख लीजिए, मान लीजिए एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, एक विद्युत परिपथ है, इसमें ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और यहाँ पर कह रहा है का एक धनात्मक जो है एक बिंदु यहाँ से और यहाँ तक आने के दो बीच के स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसके मापक को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ के कार्य को अगर हमें मापना होगा ना तो उसे हम विभवांतर से माप सकते हैं। तो सवाल 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब सवाल नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि एम्पियर बराबर होते हैं। सवाल नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि एम्पियर किसके बराबर होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कूलम प्रति सेकेंड के बराबर 1 एम्पियर होते हैं। तो सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 36 कि ठोस पदार्थ से धारा का प्रभाव होता है। आपसे पूछ रहा है कि सॉलिड पदार्थ में अगर इलेक्ट्रिक का फ्लो करे, करंट का फ्लो करे तो उसमें कैसा करंट चाहिए, उसमें कैसा इलेक्ट्रिक चाहिए। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन साला गतिशील होना चाहिए, वो जो इलेक्ट्रॉन शो है वो गतिशील होना चाहिए। तो सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब सवाल नंबर 37 आपसे पूछ रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम के नियम लागू होते हैं। सवाल नंबर 37 आपसे पूछ रहा है कि एक जब चालक का ताप अचर रहेगा तब, या बी चालक का ताप चर रहेगा, या चालक के सिरों के बीच विभवांतर, या चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहेगा। तो देखिए अगर कोई भी चालक में प्रभावित करंट जो है वो ओम के नियम पर लागू होगा कब? जब चालक का ताप अचर रहेगा। तो सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 38 चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 39 की किसी सीधे चालक से प्रभावित धारा के कारण किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रभावित धारा के होती है। कह रहा है कि मान लीजिए एक सीधे चालक प्रभावित हो रहा है, एक सीधे चालक धारा प्रभाव हो रहा है, तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो वो प्रभावित धारा के क्या हो जाती है। तो यहाँ पर जो धारा जो है अब यह रिटर्न आने लगेगी, यह जो है धारा चुंबकीय क्षेत्र से जब टकराएगी तो यह तीव्रता के कारण यह रिटर्न आने लगेगी। तो यह आने की जो क्रिया है वो विनुपाती होती है। तो सवाल नंबर 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब सवाल नंबर 40 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक होता है ए चालक कुंडली, या बी इस्पात दंड पर लिपटी चालक कुंडली, या सी नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत चुंबक है वो नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होती है। तो सवाल नंबर 40 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि
जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित होता है। कह रहा है कि जब एक कुंडली को, मान लीजिए जब एक कुंडली के पास एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, इस प्रकार ला रहे हैं तो कुंडली में प्रेरित होगा ए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, या बी दृष्टि विद्युत वाहक बल, या सी कभी दृष्टि कभी प्रत्यावर्ती, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर किसी भी कुंडली को अगर हम उत्तर की ओर ला रहे हैं ना, उत्तर की ओर, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगा वो एसी की ओर एसी धारा उत्पन्न होगा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगा। और दक्षिण की ओर अगर बात की तो उसमें डीसी धारा उत्पन्न होगा। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा सवाल नंबर 41 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है सवाल नंबर 42 आपसे पूछ रहा है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित है आपको बताना है। यह सवाल नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा? ए धारा के तापीय प्रभाव पर, या बी प्रेरित विद्युत धारा पर, या सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या डी आर्मेचर पर। आपसे पूछ रहा है कि डायनमो का जो सिद्धांत है किस चीज़ पर वो आधारित है। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनमो का सिद्धांत आधारित है। तो सवाल नंबर 42 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। आपसे पूछ रहा है कि डायनमो को हम किस ऊर्जा में बदल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदल सकते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम सिर्फ और सिर्फ विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो सवाल नंबर 43 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 44 क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी। आपसे सवाल नंबर 44 पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज कौन सा वैज्ञानिक नामक द्वारा किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो सवाल नंबर 44 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 45 कह रहा है कि जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर से लाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी कुंडली को निकट से चुंबकीय ठीक है ध्रुव से दूर लाया जाता है, मतलब यहाँ से इसका दूर लाया जाता है। ठीक है, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, इसमें जो उत्पन्न होगा, यहाँ से जो उत्पन्न धारा होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो वो जो धारा की दिशा होगी वो वामावार्तक होगी। वो जो दिशा की धारा होगी वो वामावार्तक होगी। तो सवाल नंबर 45 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को क्या कहती है। सवाल नंबर 46 आपसे पूछ रहा है कि कोई भी कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं। तो सवाल नंबर 46 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है ए वेबर, या बी टेस्ला, या सी फैराडे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर। तो सवाल नंबर 47 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सवाल नंबर 48 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर बराबर किसके होते हैं? एक टेस्ला के, या बी 1 टेस्ला प्रति मीटर के, या सी फैराडे प्रति मीटर के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर बराबर होता है किसके? 1 टेस्ला के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 48 का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? ए होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कोई अगर बंद कुंडली है, कोई भी बंद कुंडली है और चुंबकीय के बीच उसके चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस घटना को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो सवाल नंबर 49 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि
घरेलू विद्युत वितरण प्रणाली में घरेलू लाइन में पावर कितने लाइन से जुड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि घरेलू विद्युत वितरण में जो लाइन का जो वायर होता है वो किस क्रम में जुड़ा रहता है, ए श्रेणी क्रम में, या बी समांतर क्रम में, या सी मिश्रित क्रम में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे घर में जो वायर होते हैं जो वो क्रम में जुड़े होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, वो जो होते हैं समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 50 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत उपलब्ध होती है। आप सभी जानते हैं कि घरेलू मतलब हम अपने घर में जो विद्युत उपयोग करते हैं उसकी जो वोल्ट होती है वो होती है 220 वोल्ट। आपको यह प्रश्न आएगा और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और आप सभी जानते भी हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 51 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 52 आपसे कह रहा है कि पावर लाइन की धारा का मान होता है। तो देखिए पावर लाइन की धारा का जो मान होता है ना वो होता है 15 एम्पियर, वो होता है 15 एम्पियर। तो सवाल नंबर 52 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। और आपसे पूछेगा घरेलू लाइन की धारा का मान क्या होता है, तो वो 5 एम्पियर होता है। घरेलू लाइन का जो मान धारा का जो मान होता है वो 5 एम्पियर होता है। और पावर लाइन की जो धारा की मान होती है, पावर लाइन की धारा की मान वो 15 एम्पियर होती है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 54 कर रहा है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर होता है किसके। मान लीजिए चालक के सिरों के बीच, एक चालक के सिरों के बीच यहाँ के बीच की विभवांतर होता है धारा के ए समानुपाती, बी व्युत्क्रमानुपाती, या सी वर्ग के अनुपाती, या डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 54 आपसे पूछ रहा है कि चालक के सिरों के बीच के विभवांतर धारा के जो मान होती है वो समानुपाती होती है। तो सवाल नंबर 54 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चालक के प्रतिरोध चालक की लंबाई का होता है। सवाल नंबर 55 कराया कि चालक के प्रतिरोध कि चालक की लंबाई के होते हैं। सवाल नंबर 55 आपसे पूछ रहा है चालक के प्रतिरोध चालक के लंबाई के होते हैं, ए समानुपाती, बी व्युत्क्रमानुपाती, या सी वर्ग के समानुपाती, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि चालक के प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होती है। तो सवाल नंबर 55 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 56 कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो जुड़े होने पर उसके कुल प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक वोल्ट दे दिया गया है, एक विद्युत परिपथ दे दिया गया है, ठीक है, एक एसिडेंस, और यहाँ पर है 2 ओम, यहाँ पर है 3 ओम, यहाँ पर है 4 ओम, यहाँ पर है 5 ओम। यह कह रहा है कि यह सभी को 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, यह सभी को जोड़ने पर ये कितने मान होंगे। तो यह सभी को जोड़ने पर जो ओमों का मान होगा वो 10 ओम के बराबर होगा। तो सवाल नंबर 56 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत हीटर या आयरन में प्रयुक्त होते हैं। आप सभी जानते हैं कि विद्युत हीटर और आयरन में जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या प्रयुक्त होते हैं, नाइक्रोम का उपयोग हम करते हैं विद्युत हीटर में, क्योंकि यह जो है बहुत ही ज़्यादा नाइक्रोम के उपयोग करने से क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हीट ऊष्मा जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी पैदा करती है और बहुत ही जल्दी ज़्यादा हीट करती है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 58 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। सवाल नंबर 59 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो सवाल नंबर 59 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है। वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है, ए विद्युत आवेश से किसी स्रोत का कार्य करता है, या बी ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत से कार्य करता है, या सी विद्युत चुम्बकीय की तरह कार्य करता है, या डी ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि वास्तव में जो विद्युत जनित्र है वो ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है, एकदम सेम एक एनर्जी की तरह वो भी कार्य करता है विद्युत जनित्र, डीसी जो जनित्र है सो। तो सवाल नंबर 60 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
सवाल नंबर 61 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। आपसे पूछ रहा है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है। ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, या सी प्रेरित चुम्बकीय प्रेरण पर, या डी प्रेरित विद्युत पर। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यह कार्य करता है। तो सवाल नंबर 61 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर बताइए। यह चारों ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कोई एक एसी और डीसी के बीच में का एक अंतर बताइए। ए बोल रहा है कि एसी जनित्र में विद्युत चुम्बकीय होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। बी बोल रहा है कि एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। सी बोल रहा है कि एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन नहीं करता है। जबकि डी बोल रहा है कि एसी जनित्र में सापी वलय होते हैं जबकि डीसी में जनित्र में दीप्य परिवर्तन होते हैं। देखिए, एसी में और डीसी में जो मूलभूत अंतर होते हैं वो होते हैं कि एसी जनित्र में सापी वलय होते हैं जबकि डीसी में दिक् परिवर्तन होते हैं। तो सवाल नंबर 62 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, सवाल नंबर 33 आपसे पूछ रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए, कह रहा है कि लघु परिपथ में विद्युत धारा का क्या मान होता है। जब शॉर्ट सर्किट होते हैं तो उसके विद्युत परिपथ में क्या धारा का जो है, इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होता है, तो वो जो मान जो है ना बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। लघु पतन मतलब नज़दीक के समय में अगर कोई भी विद्युत धारा अगर नज़दीक में हो तो उसका जो धारा का जो मान क्या होगा, तो वो जो धारा का जो मान होगा वो अधिक होगा। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 64 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 65 की घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है। आपसे पूछ रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए कितना वोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 220 वोल्ट, और हर्ज में पूछा जाए तो वो 50 हर्ज के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 65 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ-भूमि मतलब आर्थिंग जिसे हम कहते हैं। इन तारों के रंग कैसे होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि घरेलू में घर के वायरिंग में 3 तार होते हैं, एक गर्म, एक ठंडा, एक आर्थिंग होते हैं। तो यह तीनों तार किस प्रकार के होते हैं, चलिए आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि गर्म के लिए तो हम लाल का प्रयोग करते हैं, और वायरिंग मतलब ठंडे के लिए हम लोग काला का प्रयोग करते हैं, और आर्थिंग के लिए हम लोग हरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आर्थिंग के लिए तो आप नहीं जानते थे, मगर लाल और काला पहले से जानते थे कि पॉजिटिव निगेटिव में उपयोग होता है, मगर आर्थिंग के लिए हम हरा रंग का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 66 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्विच लगाए जाते हैं, ए ठंडे तार में, या बी गर्म तार में, या सी अर्थ तार में, या डी कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 67 कि स्विच लगाए जाते हैं किस में। तो आप सभी जानते हैं कि पावर देने के लिए अगर स्विच के अगर करंट से अगर मान लीजिए इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम ऑफ कर देते हैं तो तुरंत यहाँ पर ऑफ हो जाता है, और ऑन कर देते हैं यहाँ पर टिपते टक तो यहाँ पर ऑन भी हो जाता है। तो यह जो क्रिया जो है यहाँ पर अगर हम ठंडे तार से अगर करें तो यह पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमको पावर यानी पॉजिटिव वायर को हमको यहाँ पर लगाना होगा। तो स्विच में जो लगाया जाता है वो गर्म तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 67 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या बी प्रेरित विद्युत पर, या सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, या डी उपकरण के आर्मेचर के इलेक्ट्रॉनिक गति पर। आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 68 कि डायनेमो की सिद्धांत किस चीज़ पर कार्य करता है। तो आप सभी जानते हैं कि डायनेमो का जो सिद्धांत है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो सवाल नंबर 68 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब सवाल नंबर 59 आपसे पूछ रहा है कि वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है, रियलिटी में विद्युत जनित्र क्या है। ए विद्युत आवेश किसी स्रोत का कार्य करता है, या बी ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, या सी विद्युत चुम्बकीय की तरह कार्य करता है, या डी ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है। सवाल नंबर 59 आपसे पूछ रहा है कि वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है। तो वो जो है ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो है ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है। तो सवाल नंबर 59 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दृष्टि मतलब डीसी जो जनित्र है उसमें दिक् परिवर्तक होते हैं, ए सी वलय में, या बी कार्बन ब्रश से, या सी विभक्त वलय से, या डी क्रोड होता है।
सवाल नंबर 67 से आपसे पूछ रहा है कि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है किससे, तो वो होते हैं विभक्त वलय से। विभक्त वलय से हम डीसी जनित्र को हम द्विक परिवर्तन दूसरे एसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 67 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब सवाल नंबर 71 बोल रहा है कि सी वलय से युक्त विद्युत जनित उत्पन्न करते हैं। सी वलय से हम युक्त विद्युत जनित उत्पन्न करते हैं, ए एसी को, या बी डीसी को, या सी डीसी विद्युत वाहक बल को, या डी चुंबकीय क्षेत्र को। तो देखिए वहाँ पर बोल रहा है ए वलय दृष्टि धारा के दिक् परिवर्तन पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है सी वलय से युक्त विद्युत जनित के उत्पन्न करेंगे, तो हम वो करेंगे एसी करंट को उत्पन्न करेंगे। तो सवाल नंबर 71 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपको, अगला प्रश्न कर रहा है कि फ्लेमिंग के दक्षिण सवाल नंबर 72 आपसे पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा संकेत करता है, ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, या बी प्रेरित धारा की दिशा में, या सी गति की दिशा में, या इनमें से किसी भी दिशा में नहीं। सवाल नंबर 72 आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम जो वो अंगूठा जो संकेत करता है वो गति की दिशा की ओर संकेत करता है, फ्लेमिंग का हस्त नियम, ठीक है ना। और वही प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन करेगा, तो वो वाम हस्त, वो बाम है यानी कि बाएं हस्त के नियम के द्वारा वो जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर यह अंगूठा संकेत करेगा। तो सवाल नंबर 72 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवश्यक होते हैं, ए इलेक्ट्रॉन, बी छिद्र, या सी इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों, या डी पॉजिट्रॉन। सवाल नंबर 73 आपसे पूछ रहा है कि एन टाइप के अर्धचालक बहुसंख्यक जो आवश्यक कहलाते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वो जो कहलाते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो सवाल नंबर 73 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब सवाल नंबर 74 पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार से जुड़ा होता है। पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार से जुड़ा होता है, ए उदासीन तार से, या बी भू अर्थ तार से, या सी भूगणमय तार से, या डी उदासीन और भू अर्थ तार दोनों से। सवाल नंबर 74 आपसे पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग में स्विच की जो तार किस चीज से जुड़ा है, तो वो भूगण तार व विद्युन्मय तार से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो मतलब वो पॉजिटिव तार से ही जुड़े रहते हैं। स्विच के जो तारे होते हैं वो पॉजिटिव तार से, गर्म तार से जुड़े होते हैं। तो सवाल नंबर 74 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब सवाल नंबर 75 आपसे पूछ रहा है कि डोमेस्टिक लाइन तथा पावर लाइन जुड़े रहते हैं, ए श्रेणी क्रम में, या बी समांतर क्रम में, या सी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के मिश्रित में, या डी इनमें से कोई नहीं थी। देखिए डोमेस्टिक लाइन तथा पावर जो लाइन है ना, जो मान लीजिए डोमेस्टिक लाइन किसे कहते हैं, जो हम अपने घर में यूज करते हैं उसे हम डोमेस्टिक लाइन कहते हैं, और पावर लाइन यह दोनों जो लाइन है उसी को हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो सवाल नंबर 75 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। साथियों लगभग हम लोगों ने 40 से 42 मिनट में यह सभी प्रश्न को, मात्र 75 प्रश्न को हम लोगों ने 40 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। काफ़ी तेज़ी था, उम्मीद मुझे लग रहा है कि बहुत ही तेज़ी था, लेकिन आपको कैसा लग रहा था ये आप बताना, क्योंकि बहुत ही स्पीड हम लोगों ने यह सभी प्रश्नों को किए हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और इसी तरह अगर स्पीड में हम नहीं चलेंगे तो हमारा जो है कॉलेज का सपना है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोगों ने आज का जो सेशन है वो काफ़ी स्पीड में किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि यह सभी VVI है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।